अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और पहले बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आखिरी इतलात आने तक जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ज़मानतें मिल गई थी। हर केस में उनको ज़मानत मिल गई थी। 7 जुलाई तक उनकी ज़मानत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई उनको पकड़ने की या हिरासत में लेने की कोशिश नहीं की जा सकती। आखिरी इतलात तक ये था कि JIT ने कहा है कि हमारे साथ ज़रा जो तहकीकात हैं उनमें कोऑपरेट करें, और उसके लिए उनको और उनकी अहलिया को 7 बजे तलब किया गया था। उसके बाद पता नहीं वो पेश हुए नहीं हुए। जिस तरह से बाकी चीज़ें गायब हैं वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं मौजूद। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि लार्जर बेंच बन गया और एक एपेक्स कमेटी भी बन गई है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। अब ये कौन सी तरफ हम जा रहे हैं, कौन सी तरफ हम मामलात को लेके जा रहे हैं, ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें चीफ आर्मी स्टाफ को इस एपेक्स कमेटी का के अंदर शरीक करने की कोशिश करनी है, की क्यों की, क्या ज़रूरत पेश आई? तो वो इसलिए पेश आई क्योंकि हुकूमतें तो आनियाँ जानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन जाहिर है कि जो स्टेबिलिटी है वो आपको पता है कि कहाँ से आती है, इसलिए वो भी इसमें हिस्सा है। अब जो सनतकार हैं जो यहाँ बिजनेस नहीं लेकर आ रहे हैं, उनको कन्विंस किया जाएगा कि मामलात जो भी हों आपको ये मिलेगा। अब इसको गारंटी करने के लिए इसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी शामिल किए गए हैं, और इससे शायद जाहिर है क्रेडिबिलिटी भी आएगी और शायद कोई बिलीव भी कर लेगा, क्योंकि हुकूमती जो सियासतदान हैं उन पर तो अब किसी को भरोसा नहीं रहा। अब मामलात किस मोड़ जाते हैं इकोनॉमिकली वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो लार्जर बेंच बना है जिसमें आज हमने देखा कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उनको भी शामिल किया गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी शामिल किया गया, और हैरत की बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी शामिल कर लिया गया। लार्जर बेंच, अगर ये लार्जर बेंच ये इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा है उसके लिए भी नहीं बना, और जो तहकीकाती कमीशन है उसके हवाले से भी नहीं बना, ये किसी हवाले से नहीं बना। ये कल सुबह 11 बजे जो समाअत होगी मिलिट्री कोर्ट्स में, जो ट्रायल करना है इनका, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है या जो उन्होंने इसमें कार्रवाई में हिस्सा लिया या जो इसके सहूलतकार है, जो इसके मास्टरमाइंड है, अब ये केस के लिए आपको रूल ऑफ लॉ याद आ गई है। तो अब ये केस कितने मेरिट पे बैठेगा और कल क्या होता है वो देखना बाकी है, लेकिन मुमकिन वजूहात की बुनियाद पर हम क्या होप कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। साथ साथ जो चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की है परवेज इलाही साहब से परसों, उसके बाद उनको कल जमानत मिली, आज फिर FIA ने उनको दूसरे केस में धर लिया है, और साथ साथ फवाद चौधरी साहब के भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाए या कम अज़ कम पेशरफ्त हो ताकि वो सामने आए और तफ्तीश में शामिल हो जाए। अब ये तमाम मामलात आपके सामने हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक सियासी जो फॉल आउट है उसमें एक सेनेट में जो बिल मंजूर होता है, जो सेनेटर के लिए मराआत रखी गई थी, जिस पर 2 दिन से बड़ी बहस हो रही थी, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था, वो अब जो पेश करने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि वो बिल लेकर आएंगे ताकि इस बिल को कैंसिल करें, और साथ साथ ये भी बातें भी हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस पर वाज़ेह इख्तिलाफ नजर आ रहा है। वैसे बात दोनों बुनियादी तौर पर एक ही कर रहे हैं, लेकिन बिल किसने पेश किया, क्यों बगैर पढ़े साइन किया, ये मामला देखने पड़ेंगे। हम इकोनॉमिक रिव्यू के लिए भी बात करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में लेटर, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया आपका। जदून साहब, एक तो ये कल लार्जर बेंच बन गया है, हैरतनाक खबर है, मैंने तो अपनी आंखें 2 दफा झपकी कि मुझे ये मैं गलत तो नहीं पढ़ रही। तो लार्जर बेंच बनने से आपको क्या लगता है कल क्या फैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि जाहिर है हमें पता है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है कम अज कम इन 3 जजेस साहिबान का, जिनको पहले कन्वीनियंटली किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया और अब इस बेंच पे शामिल कर दिया गया है। जी सना, बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, कल आज वाकई औकाज लिस्ट आई है, उसके बाद वो कोई शक नहीं रहा है कि लार्जर बेंच बन चुका है, और इस बेंच की कंपोजिशन जो है वो टॉप से शुरू होती है और सारे जो सीनियर मोस्ट जज उसमें शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद काजी फाइसा साहब सीनियर हैं, उनको शामिल किया गया है, उसके बाद तारक मसूद साहब सीनियर हैं, उनको शामिल किया गया, उसके बाद जाज़ल हसन साहब शामिल हैं, सीनियर हैं, उसको शामिल किया गया है, अपना शाह साहब जो है मंसूर शाह साहब, उसको शामिल किया गया है। तो जितने भी सीनियर जज, इस तरह डिमांड थी पहले केसों में, पहले तो इस तरह का बेंच नहीं आया, कंस्टिट्यूट हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की या पहले अपोजिशन की सारी ये डिमांड होती थी कि कैसा बेंच बने जिस पे तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों को ट्रस्ट हो कि जो भी फैसला आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इलेक्शन में अगर पहले जो 9 रुकनी बेंच बना था उसमें फिर कभी 4-3 कभी 3-2 इस तरह का चलता रहा, तो फाइनली कुछ भी ना निकला, ना इलेक्शन हुए, ना उसमें कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो अंदर से एक तनाज़ा खड़ा हुआ। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने अब ऐसा बेंच बनाया है कोई कि तनाज़े का शिकार ना हो। होप तो यही की जा सकती है कि क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, इसमें किसी पार्टी का इशू नहीं है, और इसमें एक ये बड़ा फंडामेंटल इशू है कि इससे पहले जो है
एक जो आर्मी एक्ट के तहत जो सेक्शन 2D1 है, इसको कभी चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई 25 या गलबन 28 लोगों का जो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जिन लोगों को कंसिडर किया जाता है उनका इसी के अंदर ट्रायल हुआ है। तो अब बेसिक इशू जो है कि ट्रायल फेयर होना चाहिए आर्टिकल 10A के मुताबिक। बाज़ लोग जो कहते हैं हमें इस अदालत पे एतमाद नहीं है क्योंकि उस जज की जो परसेप्शन होती है उस पर, तो हमें तो मतलब क्रॉस द बोर्ड ये होना चाहिए कि जो भी आपका ट्रायल हो किसी जगह पे भी हो लेकिन वो बिल्कुल फेयर हो। जदून साहब एक सवाल ले लीजिए कि क्योंकि मामला ये है कि ये करारदाद तो मंजूर हो गई है ना कि इनको सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब ये करारदाद मंजूर हो गई है, मंजूर तो बिल भी हो जाते हैं, फिर वो एक्ट बनने से पहले जो है उनको स्टे दे दिया जाता है, तो ये भी मुमकिन है कि इस करारदाद को भी बाहर फेंक दिया जाए। क्या आपको लगता है इसके चांसेस हैं? दूसरा, जस्टिस काजी फायज ईसा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस पे उनको एतराज है और वो कोई केस का हिस्सा नहीं बन रहे, क्या ये मुमकिन है कि वो एतराज उठा दे और वो ना इस हिस्सा बने इसका, या आपको लगता है कि कौम के वसीदर मफाद में ये सब ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है कि 9 लोग होंगे? हाँ जी, पहली बात ये कि देखिए ये इसकी कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने अपना एक स्टांस लिया कि गवर्नमेंट जो है PTM की जो जमातें इस पे वो राजी हैं कि ये ट्रायल होना चाहिए। अदरवाइज एज ऑफ टुडे वी आर टॉकिंग, तो ये एक्ट का हिस्सा है। अब ये होना या ना होना अलग है, लेकिन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में जब तक एक जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजन मौजूद है, एक कानून मौजूद है, तो उसके नीचे अगर वो बंदा सब्जेक्ट टू सिविल आर्मी एक्ट हो जाता है तो फिर उसका ट्रायल हो सकता है। ये अलग बात है कि आप अगर कोई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एंटी टेररिज्म कोर्ट का, वही आर्मी प्रोसीजर के हवाले करता है, उनको वही कमांडेंट के हवाले करता है, तो वो भी कह सकता है जी कि ये इस बंदे पे आर्मी एक्ट नहीं लगता, मैं इसको हवाले नहीं करता। फिर उसके बाद आगे हाई कोर्ट के अंदर भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कोर्ट ऑफ अपील के बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में भी ये इतराज उठा सकते हैं कि इनको फेयर ट्रायल नहीं मिला है। इसके ऑलरेडी आपके पास देखें एग्जाम्पल मुझे पेशावर हाई कोर्ट की, कि वो जो हमारे जस्टिस साहब वकार साहब फोत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत दें, उन्होंने कहा था कि ये जो टेररिज्म का ट्रायल हुआ है टेररिस्ट का, ये उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया है, तो उनकी जजमेंट सेटिसाइड होगी। तो फिर गवर्नमेंट ने उस जजमेंट को एज ए सपोर्टिंग जजमेंट कलभूषण केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया कि हमारे पास ट्रायल बड़ा फेयर होता है, हमने जो आर्मी जो स्पेशल कोर्ट बनाई थी उसके तहत भी जो सजाएं दी है उसको भी हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया है। एक तो ये हमारे पास भी हुआ है। दूसरा ये कि अभी तक जो आर्मी एक्ट के अंदर ये सेक्शन 2D1 है, ये हिस्सा है उसका, तो अब लेट से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको किस तरह वो उसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पकती है कि ये जो जस्टिस ईसा वाले सवाल पर आ जाए जदून साहब, जस्टिस ईसा साहब इसमें शरीक होंगे, आपको लगता है? वो हर जज का अपना प्रीरोगेटिव है, वो अगर किसी बेंच का हिस्सा बनना चाहे, जब बेंच कंस्टिट्यूट हो जाता है तो उसके बाद उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो कहें जी मैं बगैर रीजन के भी कह सकते हैं जी कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये कल आप देखेंगे कि वो इसमें बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उनको एक उनकी ये तो खत्म कर दिया है कि जी नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ हालात को अभी से जज करें, जो इस वक्त उनका वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का, जिसकी आज मंजूरी के नेक्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, आज अलवी साहब ने भी हैरत नाक बात है कि उन्होंने उनको नाम भी दे दिया है, अनाउंस भी कर दिया है सर, वही जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर की थी आज उनको ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बड़ी बात है सर, अलवी साहब ने बड़ा 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 काम किया है। जरा ये फरमा दीजिए कि तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो गिवन पोजीशन है जस्टिस ईसा की, वो यही है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस को नहीं मानता, जिस तरह ये बन रहे हैं ये गलत बन रहे हैं। तो अगर उस बुनियादी बात पर देखा जाए तो फिर उनका एतराज बनता है कि नहीं बनता? नहीं, वो तो कल भी एक बेंच पे बैठे हुए थे, वो तो भी जो बेंच बन रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो जब तक वो देखे ना सेटिस्फाइड नहीं होता, जब उन्होंने वो तो अभी जजमेंट पिछले उन्होंने वो क्योंकि इंटरव्यू ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो वकला थे, एनरोलमेंट कमेटी के वो चेयरमैन है, तो पिछले 2 महीने में उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज्यादा वकला का इंटरव्यू लिया, एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए बेंच में नहीं बैठे। तो अभी वो बेंच में बैठने शुरू हो गए हैं। इस तरह उनके कोई बाइकआउट नहीं है बेंच के, मैं नहीं कर रहा, वो कह रहे थे कि मैं चैम्बर वर्क कर रहा हूँ इसलिए मुझे बेंच का ऐसा ना बनाया जाए, अदरवाइज तो बेंच में ये नहीं कहते कि मैं अब केस ही नहीं सुनता। तो अब अगर उन्होंने न सुनता होता तो आज सर आपको ये थोड़ा सा ये मिला जुला ये कोई मिला जुला रुझान आपको लग रहा है कि आज अलवी साहब भी अनाउंस कर देते हैं और ये लार्जर बेंच बन जाता है, आज चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को भी याद आ जाता है कि इनको हिस्सा बनाना चाहिए? क्या इसमें कोई आपको लगता है कोई दलाइल ऐसे हो सकते हैं कि दोनों चीजें मिली हुई आपस में या कम से कम अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को? नहीं, मेरे ख्याल में देखें ना, एक लार्जर बेंच एक अच्छा नेक शगुन है, क्योंकि पहले भी यही सबका मुतालबा रहा है कि ऐसा बेंच बनाए जिसके अंदर एक कंसेंसस हो। अब ये ना है कि एक ग्रुप का या दूसरे ग्रुप का इस तरह तासर ही आता है जी कि 2 ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह बेंच बनाए जिसपे कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल हो, कोई जजमेंट दें तो आगे एक्सेप्टेबल हो, लोगों का उस पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो। तो अभी मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें बेंच में जो बन गया है तो इसमें तो
किसी का एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब लेट्स से गवर्नमेंट भी इसको कल एक्सेप्ट करती है, अभी तक तो कोई ट्वीट मेरे नज़र से नहीं गुजरी, वरना काजी साहब भी एकदम जो है कोई लेटर वगैरह लिख देते होते हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। तो अब कल देखते हैं कि वो बेंच कैसा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, या कोई इसमें और अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा सर, क्योंकि 63A के मामले में भी जैसे कहते हैं लोग, अब जाहिर है हुकूमत भी ये बुनियादी मौक़िफ़ लेती रही है कि उसको री राइट किया गया है, उसकी जजमेंट री राइट कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, तो ये हो अब आर्मी एक्ट को भी अगर सेट असाइड कर दिया जाए तो आपको लगता है कि फिर वो अगेन री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होगा या एक सही फैसला होगा? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो काफी लोग इसके खिलाफ हैं। वो आर्मी एक्ट को नहीं कर रहे, वो जो सेक्शन 2D1 है ना, जो 1967 में फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में इसमें अमेंडमेंट की गई थी कि अगर वो आपकी जो आर्मी इंस्टॉलेशन है या उस पर कोई बंदा सिविलियन जो है हमला करता है, तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि ये ऑफेंस इसके अंदर फॉल करेगा तो ये सिविल बंदा जो है सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट हो सकता है। अब इसमें डिसीजन देखें ना, जो हैंडिंग ओवर द कोर्ट होता है, जो जज होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट, वो ये फैसला करता है कि ये सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है बंदा या नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी है कि पिछले इमरान खान के दौर में 25-30 लोगों का जो ट्रायल हुआ है वो आर्मी एक्ट के अंदर हुआ है। उसके पहले जो टेररिज्म जो ये इंटरमेंट सेंटर थे पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिज्म के लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया हुआ था, उनके लिए उन्होंने स्पेशल। लेकिन जो इस जमरे में आते हैं जिनके ऊपर ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्या वो अदालती जमानतों से महफूज रह सकते हैं? क्या उनको अदालती जमानत मिल सकती है? जैसे कि अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब को जमानत मिली हुई है, तो क्या उनको फिर भी मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं या ये मुनाफी होता है? नहीं, वो तो जिनको अरेस्ट किया हुआ ना, फिर उनके बाद बेशतर लोगों पे उन्होंने अभी चार्ज लगा दिए हैं और काफ़ी लोगों को लाहौर के अंदर उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंटी टेररिज्म को उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं आर्मी को, काफ़ी उनका ट्रायल करें। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पहुंच जाती है कि ये सेक्शन 2D1 है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली जो पटिशनें फाइल हुई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है कि ये जो सेक्शन 2D1 ऑफ द आर्मी एक्ट है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलता। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी ये पैरामीटर हैं, ये आर्मी एक्ट के तहत ये शामिल करें, ये फेयर ट्रायल मिल जाएगा, तो फिर तो मेरे ख्याल में सेक्शन से डिसाइड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। असल चक्कर तो ये है कि आप बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जदून साहब, थैंक यू। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन किया है, जाहिर है मईशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। फारूक सलीम साहब, जरा एक आम आदमी के लिए बता दीजिए कि IMF को हमने उससे जान छुड़ाने के लिए ये फैसला किया, ये जो एपेक्स कमेटी हमने अचानक से बना ली है, क्या इससे कोई मुस्तहकम हो जाएगी मईशत हमारी? क्या ये गारंटर, जाहिर है कि सबसे पावरफुल अथॉरिटी अगर इसमें शामिल हैं तो वो क्रेडिबिलिटी आ जाती है, क्या कोई फेथ लोगों का रिवाइव हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? देखिए, आपने दो हर सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। मैं शुरू करता हूँ काउंसिल से और फिर IMF के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, जहाँ तक काउंसिल का है, जितनी हद तक हम पहुंचती है, मुझे कि पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में पहली काउंसिल बनाई गई हो जिसमें स्टेशन हो और उस काउंसिल का। फारूक सलीम साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं एक मिनट आपको रिकनेक्ट कर लेती हूँ, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। आपकी ऑडियो नहीं आ रही, बहुत जरूरी बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक वक्फा लेते हैं जल्दी से, फिर वापस सलीम साहब से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गूंज। विदाउट मच अडू हम जरा चलते हैं वापस फारूक सलीम साहब की तरफ। फारूक सलीम साहब, आप बात कर रहे थे IMF पैकेज की और मईशत में ये हिस्टोरिक मोमेंट जो आपने देखा है, विटनेस किया है, जरा इस पर प्लीज नजर डाल दीजिए। जी सर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो काउंसिल वजूद में लाई गई है, इसकी मिसाल कोई पाकिस्तान की तारीख में मिलती नहीं है कि एक काउंसिल ऐसी हो जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस हो कि उसने GCC कंट्रीज से जो सरमायाकारी है उसको अट्रैक्ट करना है और उस काउंसिल के वजीर आजम साहब हेड कर रहे हों और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाय स्पेशल इन्विटेशन उसी काउंसिल के मेंबर हों। ये मेरी याददाश्त में नहीं है कि ऐसा काम पहले हुआ हो, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अब आ जाए, आपने IMF के हवाले से सवाल किया। देखिए, ये जो काउंसिल बनाई गई है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट ड्रिवन, यानी कि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स लगने हैं, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से लगने हैं, एनर्जी के हवाले से लगने हैं, या IT के हवाले से लगने हैं, या एग्रीकल्चर के हवाले से लगने हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो लगाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म में लगते हैं। जो IMF से हम मदद चाह रहे हैं, जो हमने अदायगियां करनी है, जैसे जो अगला माली साल है उसमें कोई 23 से 24 अरब डॉलर की अदायगियां हैं, बैरूनी अदायगियां।
वो शॉर्ट टर्म में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो काउंसिल बनाई गई है इसके जोर के ऊपर हम अपनी अदायगियां कर देंगे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पे हैं अदायगियां, और ये प्रोजेक्ट ड्रिवन जो है ये मीडियम से लॉन्ग टर्म पे होता है। तो दोनों का कोई कनेक्शन मैं समझता हूं कि आपस में नहीं। सलीम साहब, तो फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये फिर एक गारंटर टाइप पोजीशन में है हमारी अथॉरिटीज। वो कह रहे हैं कि जी अब भले इलेक्शन अब 3 माह में हो, 6 माह में हो, नवंबर में हो, ना हो, तो क्योंकि सियासतदानों पे भरोसा नहीं है, तो क्या ये एक काबिल जिक्र बात नहीं है कि कम से कम भरोसे के लिए शायद लोगों का कॉन्फिडेंस बिस्टो हो जाए, जरा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें? देखिए, 3 प्रॉब्लम रहे हैं। जो भी बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आते हैं वो बताते हैं कि हुकूमत जो है वो टाइमली डिसीजन, वो वक्त पे फैसला नहीं कर पाती। अब जब ये काउंसिल वजूद में आ जाएगी और वजीर आजम साहब हेड कर रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसके मेंबर हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सरमायाकारों को जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी कंप्लेन थी टाइमली डिसीजन के हवाले से, वो दूर हो जाएगी, पहली बात। दूसरा ये है कि बहुत कॉमन कंप्लेंट जो आती थी, जो पिछले कई सालों से आप समझ लीजिए बैरूनी सरमायाकार आके करता था, वो ये थी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, कि ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो हैं वो रुकावटें डालते हैं बिजनेस के प्रपोजल के अंदर। तो अब जब वजीर आजम साहब की लीड में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में, मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रुकावटें डालने में कामयाब नहीं होंगे। तीसरा बड़ा इशू जो आता था वो ये था कि विफाक और सूबों ने जो प्रपोजल्स अप्रूव करनी होती थी उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो यहाँ पे ये काउंसिल ये कह रही है कि वो विफाक और सूबों के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी ये काउंसिल करेगी। तो ये जो 3 बड़ी रुकावटें समझ लीजिए, चैलेंजेस कह लीजिए, जो टाइमली डिसीजंस के हवाले से, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के हवाले से, या विफाक और सूबों की कोऑर्डिनेशन के हवाले से, ये मुझे महसूस कर रहा हूं मैं कि ये इस काउंसिल बनने के बाद तीनों चीजों का हल सामने आने लगेगा। सलीम साहब, तो फिर इतना अनफॉर्चुनेट तो ना हुआ फिर ये इवेंट हिस्ट्री में? क्योंकि फिर ये अगर इसके नतायज अच्छे हैं तो फिर अच्छी बात है कि ये हो गया है, नहीं? जी, मुझे मस्बत इसके पहलू बहुत ज्यादा हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बाज़ाब्ता तरीके से फौज जो है, फौज पाकिस्तान जो है वो एक बाज़ाब्ता तरीके से कह रही है कि वो सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से एक किरदार प्ले करेगी। इससे पहले शायद आपके इल्म में हो कि जो FATF का सारा काम है वो क्रेडिट तो सिविलियन गवर्नमेंट ने ले लिया था, लेकिन वहां पे एक 2 स्टार मेजर जनरल थे जो ये सारा काम करवा रहे थे। उस वक्त फौज बाज़ाब्ता तरीके से ये काम नहीं करवा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे वही थे, और उसी के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो FATF से ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गया। फिर रेकोडेक का मामला आया, जब सलीम वो साहब, लेकिन आप ही सर, आपको भी मालूम है सर कि जो इतने भी पर्दे के पीछे से नहीं मामला हो रहे थे। जब पिछले दफा हमने देखा था कि जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं वो जाके कराची के बिजनेसमैन से मिलते थे, उनको मनाते थे, तो ये तो होता रहा है, ये तो बड़ा ओपनली हुआ है। तो मतलब अब इसको बाकायदा तौर पर एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल मिल गया है, वैसे तो कुछ तब्दील नहीं हुआ। जी, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसमें कामयाबी हुई है। एक तो मैंने आपको बताया कि FATF में कामयाबी हुई, और उस कामयाबी की वजह ये थी कि फौज एक रोल प्ले कर रही। फिर आपको याद हो कि रेकोडेक में कोई 9-10 अरब डॉलर का हमें जुर्माना हो गया था। उसमें भी यकीन कीजिए 2 स्टार मेजर जनरल जो हैं वो ये रोल प्ले कर रहे थे, और उन्होंने सारा तस्फिया करवाया और वो जुर्माना पाकिस्तान को नहीं भरना पड़ा। फिर तीसरी दफा एक कारकी, एक टर्किश शिप आके लगी थी, अगर आपको याद हो, जिसके साथ सिविलियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने कोई बिजली एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं की थी, लेकिन कोई 1.2 अरब डॉलर की वहां पे पेनल्टी आ गई। तो वहां पे भी फौज का एक अनऑफिशियल रोल रहा है। तो 2 या 3 एग्जांपल्स मेरे ज़हन में जरूर आती हैं जहां पे फौज ने एक, आप समझ लीजिए कि मिलिट्री डिप्लोमेसी कह लीजिए, उसमें एक रोल प्ले किया है, और ये पहली दफा है कि वो बाज़ाब्ता तरीके से सामने आ रही है।
ठीक हो गया। इसके अगर नताइज अच्छे होते हैं तो शायद ये फॉर्चुनेट ही होगा। बहुत शुक्रिया फारूक सनी से, अब आपने ज्वाइन किया। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब, काफ़ी के रहनुमा हैं, ज़ाहिर लीड कर रहे हैं तमाम मामलात को। एक मुलाकात हुई है सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की परवेज़ इलाही साहब से, अभी पिछले दिनों जो एक दूसरे देखने के रवादार नहीं थे, जिनके बच्चे भी कह रहे थे कि ये अब हमारी पार्टी में नहीं है और लोग चेंज ओवर भी हो रहे थे। ये जब उनसे पूछा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मतलब बुरे अच्छे वक्त में मेरे भाई हैं और मैं वो काफ लीग का हिस्सा है। शायद वो भूल गए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, और उसके बाद एक जमानत मिलती है, फिर एक और केस में अंदर हो जाता है। जरा उनका स्टेटस जरा क्लियर कर दीजिएगा सर। देखिए, मेरे ख्याल में ये मिस कोट हुआ है। हमेशा ही जब भी चौधरी शुजात साहब से बात होती है तो वो ये बात तो कह देते हैं कि सब लोग जो हैं हमारी पार्टी के हिस्सा हैं, बल्कि वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ये हमारी नर्सरी से तैयार होकर दूसरी पार्टियों में गए हैं। एक बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सालक हुसैन साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही साहब के भाई हैं, ये फैमिली है, खून का रिश्ता है। तो जाहिर है कि वो इनको मिलने के लिए गए थे, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए गए थे, लेकिन कोई वहाँ पर ऐसी सियासी बात नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी हो, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा हो कि मैं आपकी जमात में आना चाहता हूँ। उनके सेहत के हवाले से ज़रूर उनकी जो थी कुछ परेशानी थी। तो मैं चौधरी शुजात हुसैन से भी बड़ी तफसील से मेरी मुलाकात हुई है, सालक साहब से हुई है। तो ये सियासी जो क्या सराइयाँ हैं उनमें कोई जो है सदाकत नहीं है। तो मतलब अभी यही समझा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, अभी मुमकिन तौर पर अभी यही मामलात हैं। जी, अभी तक जब तक वो ये नहीं कहते खुद कि मैं तहरीक इंसाफ की सदारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, तो जाहिर है कि उस वक्त तक वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की मुलाकात से इतना तो हुआ कि उनको बी क्लास की जेल मिल गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर अब ये मामला जरा पॉलिटिकल से ज़्यादा थोड़ा मईशत में भी देख लें। कल एक मिलिट्री कोर्ट्स का भी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा कि ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ इस पर भी जानना चाहूँगी। दूसरा, ये जो एक एपेक्स कमेटी बनी है या काउंसिल बनी है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, उस पर जो एतराज़ात हैं या जो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो सामने आ रहे हैं, उस पर भी अगर आप नज़र डाल दें सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक बदकिस्मती है कि आप किसी भी इन्वेस्टर जो हैं उनसे पूछ लें, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल या ड्यूल नेशनल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो एफडीआई के तहत करना चाहते हैं, तो उनका एक ही हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते थे, यूएई वाले करना चाहते थे, दूसरी कंपनियां जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी वो करना चाहती हैं, लेकिन वो रेड टेप की वजह से वो जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छा कदम है कि सिंगल विंडो जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो लोग भी पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किसी किस्म की भी जो मुश्किलात हैं वो नहीं होना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं तो हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमें देखें, इंडिया की इस वक्त आईटी की इनकम जो है इज़ मोर देन $200 बिलियन, तो पाकिस्तान जो है $1.5-2 बिलियन पे है। तो मैं समझता हूँ कि आईटी पे अगर तवज्जो दी जाए तो हमारी आईटी की जो इनकम है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, वो आसानी से $5-6 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद बलूचिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास हर तरह के माइन और मिनरल्स मौजूद हैं, उस पर भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी है। रैकोडेक अलोन, मेरे एक दोस्त हैं जो कि माइंस में बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर रैकोडेक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये होती तो दिस वाज वर्थ मोर देन $100 बिलियन जस्ट वन। तो इसके अलावा आप देख लें कि कितने रिसोर्सेज वहाँ पर पड़े हैं। तो उस पर भी मैं अगर समझता हूँ कि अगर तवज्जो दी जाए और उनको फैसिलिटेट जो है इंटरनेशनल कंपनी को किया जाए तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। फिर एक और टारगेट उन्होंने एग्रीकल्चर का किया है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देख लें कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो
13 में 13 मिलियन जो थी बेल थी, अब वो कम होके 6 मिलियन बेल रह गई है। 1 मिलियन बेल मीन $1 बिलियन इन योर इकॉनमी। तो उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छाई के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए कोई भी अपना जो रोल है अदा करे, उसको हमें सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो मामलात हैं सर, उस पर क्या होना चाहिए? कानूनी तो जो हो रही है इस वक्त, एक बहस भी है और एक केस भी है। अब वो केस कल 9 मेंबर लार्जर बेंच सुनेगा भी। अब इसमें जस्टिस काजी फायजी साहब को भी शामिल कर लिया गया है, वो सारे सीनियर तरीन जजेस जिनको लार्जर बेंच का हिस्सा अभी तक नहीं बनाया गया था मेजर केस में, वो अब इसमें शामिल है। तो आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में ऑनरेबल जजेस जो हैं, एक तो बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि बदकिस्मती से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो टोटली कोलैप्स हो चुका है। प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चीज़ की नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आप देख लें कि आपको डेली आप देखते हैं कितने कत्ल होते हैं, इतने अगवा होते हैं, इतने ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है, इतने छोटे बच्चों को जो है उनके साथ उनको अब्यूज़ किया जाता है। लेकिन आप कभी नहीं देखते कि अदालतें उनको जो है उम्र कैद की सज़ा दे रही हैं या किसी को फांसी की सज़ा दे रही हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। तो मैं ये तो ज़रूर चाहता हूँ कि जो लोग भी इस तोड़ फोड़ में, इस जो है जो हमारी जो तनसीबात हैं मिलिट्री की, उन पे हमलावर हुए हैं, उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनको कैफरे करदार तक भी पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये ज़ोर देकर कहूँगा कि ऑल दोज पीपल हु आर इनोसेंट, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तोड़ फोड़ में, उनको विक्टिमाइज जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं करना चाहिए, उनका चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो। और मैं समझता हूँ कि लेट्स जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे जो भी डिसीजन करें वो हमारी नेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ आज ऑर्डर्स जारी हुए हैं, अब ये देखना है पड़ेगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी या कौन से ट्रायल होगा उनका। आपने देखा कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब और कल जो असद उमर साहब हैं वो कैसे भागे हैं गाड़ी में। उसके बाद असद उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद बाकायदा पार्टी ने उनसे अलहदगी कर ली है। तो ये फरमा दीजिएगा कि अब ये खटक साहब से राब्ते में आप भी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी है, जो लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान जा रहे हैं उनके ऊपर ट्रायल भी हो रहा है या कम अज़ कम ऑर्डर्स तो कम अज़ कम आ रहे हैं। तो क्या आपने वो छांट झपट कर ली है जो कम अज़ कम आपको करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस 9 मई के जो पूरे जो हुआ है सानेहा उस पर मुलव्वस हो या ना हो? आपने कोई छांट झपट कर ली है, पूरी क्लियर कर लिया उनको जो अब आप ऐड कर रहे हैं जिनको? देखिए सना, मैं तो एक बात जो है वो साहब इख्तियार लोग जो हैं उनसे अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ नहीं आती। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो कर सकते थे। मिसाल के तौर पर जो आज हमारा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो डिस्कोस का, वापडा का जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 ट्रिलियन से बढ़ गया है। हमारा गैस का जो डेफिसिट है वो जो है तकरीबन 1.5 जो है वो ट्रिलियन है। इसी तरीके से हमारी रेलवे है, इसी तरीके से हमारी स्टील है, PIA है। तो ये मुश्किल फ़ैसले उनको करने चाहिए थे। तो अब भी मैं साहिब इख्तियार से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग करप्ट हैं वो चाहे किसी भी लॉन्ड्री में चले जाएं, वो लॉन्ड्री में पाक साफ़ होके नहीं आने चाहिए। जिन लोगों ने जुर्म किया है, चाहे वो मेरी पार्टी में आए, चाहे वो किसी और पार्टी में जाएं, अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनको इस बात की बुनियाद पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल। और ये जो हमारा पाकिस्तान में बदकिस्मती से पहले नैब होती थी, वो करप्ट लोगों को लॉन्ड्री से निकालती थी और पाक साफ़ कर देती थी। फिर हमने देखा कि काफ के लोग जो हैं नून में गए तो पाक साफ़ हो गए, नून से काफ में गए तो पाक साफ़ हो गए। मैं समझता हूँ कि ये काम जो है अब इसको जो है ख़त्म होना चाहिए। रंग और सही की तमीज़ होनी चाहिए और जो करप्ट हैं उनको किसी तरीके से भी पाकिस्तान की सियासत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए।
सर इससे मुराद आप कोई नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि कल इस्तेहकाम पाकिस्तान साहब के जो मुराद राज साहब हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी जगह मौजूद है, असद कैसर के लिए भी जगह मौजूद है, असद उमर साहब भी आना चाहें तो बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आना चाहें बिल्कुल जी, सब जगह ही जगह है उनके लिए। तो आपके दिल में या पार्टी में जगह है इन लोगों की? देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल शख्स हैं और कम से कम मैंने उनकी ज़ात के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात जो है वो नहीं सुनी है। असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, ये मेरे लिए सब लोग जो हैं काबिल एहतराम हैं। और मैं इनके साथ परवेज़ खटक साहब से भी मेरी बात हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला जो है वो परवेज़ खटक साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई फ़ैसला जो है वो अभी नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे सोच समझ कर वो फ़ैसला करेंगे। तो ये खटक साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर? और शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, तो फिर दूसरी पार्टियों में जाने की बुनियाद क्या बनेगी? देखें, अभी तक तो जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई किसी किस्म की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो है तहरीक इंसाफ जो है मुश्किल हालात में है। और टू माई सरप्राइज़ ये कम से कम इस बात पे मुझे ज़रूर सरप्राइज़ हुआ है कि देखें, नवाज़ शरीफ साहब चाहे राइटली या रॉन्गली कन्विक्ट भी हुए, मुल्क से एग्ज़ाइल भी हुए, सियासत से आउट भी हुए, लेकिन किसी भी शख्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने नहीं कहा कि -1 जो है होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग प्राइवेटली ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि अब खान साहब को स्टेप बैक करना चाहिए और पार्टी को जो है वो बचाना चाहिए। तो कम से कम दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, इसलिए कि मैंने तो वो वक्त भी देखा था कि जब मैं इन दोस्तों से कहता था कि देखें खान साहब गलत फ़ैसले कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान होगा और आप सब लोग जो हैं, हम सब लोग जो हैं, हमारा रास्ता जो है जेलों की तरफ जा रहा है, तो हमें खान साहब के सामने खड़ा होना चाहिए, खान साहब से डिसएग्री करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो वो कोई भी उनके सामने सर कासिम के अब्बा कहें, खान साहब ना कहना चाहिए। सर एक मिनट, सर वक्त कम है, मैं जल्दी से आपके पास सवाल सॉरी चौधरी साहब, आपको वक्त की कमी है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर मामलात इस वक्त मुल्क की ये हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस तरफ का ऊंट बैठेगा, किस करवट बैठता है, ये देखना बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, अब ये मामलात किस नहज पर जाएंगे, कल 9 मेंबर लार्जर बेंच क्या फैसला करेगा, और जो सनतकार हैं अब वो इस काउंसिल के वजूद में आने से या एपेक्स कमेटी के वजूद में आने से कितने मुतासर होंगे और कितना उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव होगा, ये देखना अभी बाकी है। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।